राजकीय महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ जयपुर। आज हमारी तीसरी क्लास है सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। ऑनलाइन क्लास में विद्यार्थियों आपका स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत फारसी में और कुछ अरबी भाषा में है। क्षेत्रीय भाषाओं को ऐतिहासिक रचनाओं से भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। लिखित साहित्य के अलावा शिलालेखों, सिक्कों तथा स्मारकों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लिखित साहित्य में मुस्लिम इतिहासकारों की रचनाएं मुख्य हैं। सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के निर्माण में यदि उनकी रचनाओं का सावधानी के साथ उपयोग किया गया तो इतिहास का सही रूप निखर सकता है। अब हम सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के मुख्य ग्रंथों पर चर्चा करते हैं। चचनामा, यह अरबों का सिंध विजय का इतिहास है। यह मौलिक रूप से अरबी भाषा में लिखा गया। फारसी में इसका अनुवाद मोहम्मद अली कुफी ने किया। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले और बाद का सिंध का संक्षिप्त इतिहास है। तारीख सिंध अथवा तारीख मासूमी, इसके रचनाकार मीर मोहम्मद मासूमी है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर अकबर के शासनकाल तक का सिंध का इतिहास है। इस ग्रंथ की रचना 1600 ईस्वी के आसपास अकबर के समय की गई थी। तीसरी रचना तारीख यामीनी, इस ग्रंथ का लेखक मोहम्मद उल उत्बी है। वह महमूद गजनवी का सचिव रह चुका था। इसमें सुबक्तगीन के पूरे शासनकाल और महमूद गजनवी के कुछ समय तक का वृतांत है। यह महमूद के आरंभिक जीवन तथा उसके कार्यों के संबंध में इस ग्रंथ से प्रमाणिक जानकारी मिलती है। तारीख मासूमी, तारीख मसूदी, इसका लेखक फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी है। इसमें महमूद गजनवी तथा मसूद का इतिहास है। यह ग्रंथ तत्कालीन दरबारी जीवन तथा अधिकारियों के कूचक्रों पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। तारीख उल हिंद, बच्चों, यह पूर्व मध्यकाल या सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विदेशी विद्वान के द्वारा लिखित होने के पश्चात भी इसे भारतीय इतिहास के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ का लेखक मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी है, जो अपने समय का एक प्रतिभाशाली विद्वान था। वह अरबी फारसी का प्रकांड पंडित था तथा गणित, चिकित्सा, हेतु विद्या, दर्शन, धर्मशास्त्र का अच्छा विद्वान था। उसने भारत में रहकर हिंदू धर्म, दर्शन, संस्कृत का अध्ययन किया। 2 संस्कृत ग्रंथों का अरबी में और कुछ अरबी का फारसी में अनुवाद किया। तारीख उल हिंद मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया। इससे महमूद गजनवी के समय भारत की स्थिति का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। वह ख्वारिज्म का रहने वाला था तथा उसकी मृत्यु 1038-39 में हुई। ताजुल मासीर, इसका रचनाकार सदर उद्दीन हसन निजामी है। इस पुस्तक में
1229 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। इसे मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति, गुलाम शासक ऐबक के कार्यों, इल्तुतमिश के आरंभिक कार्यों की जानकारी मिलती है। इसमें अजमेर नगर की समृद्धि, तत्कालीन स्थिति पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसी के काल में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। तबकात-ए-नाज़री, इसका रचनाकार मीनाज सिराज अपने समय का एक प्रमुख विद्वान था। वैसे तो इस ग्रंथ में प्राचीन काल 658 हिजरी तक का समय का इतिहास है, परंतु हमारे लिए सुल्तान इल्तुतमिश के राज्यकाल से लेकर सुल्तान नासरुद्दीन के राज्यकाल के 15 वर्ष तक के विवरण का विशेष महत्व है। मीनहाज ने घटनाओं का क्रमबद्ध वृत्तांत दिया है और तिथियां तथ्य सामान्यतः सत्य के अधिक निकट हैं। फरिश्ता और दूसरे लेखक भी इसको एक श्रेष्ठ और प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। मोहम्मद गोरी तथा इल्तुतमिश के वंश के संबंध में उसका दृष्टिकोण अवश्य पक्षपातपूर्ण था। अमीर खुसरो, सल्तनतकालीन इतिहासकारों में अमीर खुसरो का नाम प्रमुख है। वह मोहम्मद बिन तुगलक तक, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक सभी सुल्तानों का समकालीन था। उसे बचपन से ही फारसी कविताएं लिखने का शौक था। साहित्य प्रतिभा के कारण उसे आजीवन राजकीय संरक्षण मिलता रहा। दिल्ली के 6 सुल्तानों का संरक्षण मिलने तथा अमीरों और शेख निजामुद्दीन औलिया से घनिष्ठ संबंध होने के कारण अमीर खुसरो को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति समझने का अच्छा अवसर मिला था। वह अपने गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 ईस्वी के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उसे शेख निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास ही दफनाया गया। 1289 में अमीर खुसरो ने किरान-उस-सादैन की रचना की, जिसमें बुगरा खां और केकुकाबाद के चरित्र के अतिरिक्त उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। 1291 में उसने मिफ्ताह-उल-फुतूह की रचना की, जिसमें जलालुद्दीन खलजी वंश के राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष की विजयों का वर्णन है। 1316 में उसने आशिका अथवा देवल रानी खिजरा खां की रचना की, जिसमें गुजरात के राजा करण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र खिजरा खां के प्रेम का बड़ा रोचक वर्णन है। खिजरा खां के साथ अलप खां की पुत्री के विवाह के वर्णन में उसने वैवाहिक विधि, प्रथाओं के साथ साथ खेल तमाशों, नाच गानों, बारात के जुलूस का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। गयासुद्दीन तुगलक के समय इसमें कुछ और छंद जोड़ दिए गए, जिसमें खिजरा खां की हत्या, मलिक काफूर की नृशंसता और भारत की सुंदरता का वर्णन है। 1318 में खुसरो ने नूर सिपेहर की रचना की। चूँकि यह रचना 9 भागों में विभाजित है, इसलिए खुसरो ने इसका नाम नूर सिपेहर रखा। प्रथम 2 भागों में सुल्तान मुबारक शाह की विजयों, उसके द्वारा निर्मित भवनों का वर्णन है। तीसरे भाग में भारत के गौरव
वैभव की प्रशंसा करते हुए यहाँ की जलवायु, पशु पक्षी, फूल, पत्तियों, भाषाओं का सुंदर वर्णन किया है। चौथे भाग में अमीर सेना के कुछ दृष्टांत है। पांचवें भाग में शाही शिकार, शरद ऋतु का वर्णन है। छठे और सातवें भाग में सुल्तान मुबारक शाह के पुत्र उत्पन्न होने तथा नौरोज के उत्सव का वर्णन है। आठवें भाग में चौगान खेल और नौवें भाग में समकालीन कवियों और उनकी रचनाओं का वर्णन है। अन्य महत्वपूर्ण रचना 1311-12 में उसने खजाइन उल फतू, जिसे तारीख अलाई भी कहा जाता है, की रचना है, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के साथ साथ उसके आर्थिक सुधारों, बाजार भाव नियंत्रण का उल्लेख है। खुसरो ने कुछ ऐसे आक्रमणों का उल्लेख नहीं किया जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को संकटों का सामना करना पड़ा था, परंतु जब वह अलाउद्दीन की भारत विजयों का वर्णन करता है तब ऐसा अनुभव होने लगता है कि मानो वह स्वयं युद्ध कला में निपुण था। चूँकि जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने की थी, अतः इस घटना का उल्लेख उसमें नहीं किया गया। चूँकि उसे यह ग्रंथ अलाउद्दीन को प्रस्तुत करना था, इसलिए वह खुलकर अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाया। इसमें कई हिंदी का शब्दों का प्रयोग किया है। यह उसकी एकमात्र रचना गद्य में है। तुगलकनामा खुसरो की अंतिम कृति है। इसमें खुसरो खां गयासुद्दीन तुगलक की विजयों का वर्णन है। इस